नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि सूरज हैं और उसके साथ जो ग्रह हैं वो इनर कौन से हैं, आउटर कौन से हैं, और साथ ही साथ कुछ फैक्ट्स की बात करी थी जो सूरज के बारे में थे। नाउ हम एक एक ग्रह को पढ़ते हैं और पता करते हैं कि कौन कौन सी ग्रहों से संबंधित मुख्य बातें हैं और कौन कौन सी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। तो एक एक करके उनको पढ़ते हैं। उससे पहले कुछ डेफिनेशंस हम देख लेते हैं ताकि हमें चीज़ों को समझना थोड़ा आसान रहे। सबसे पहले परिक्रमण। परिक्रमण को हम इंग्लिश में बोलें तो क्या हो जाएगा? रिवॉल्व करना, यानी कि रिवॉल्यूशन। जैसे ये सूरज है, सूरज के चारों तरफ पृथ्वी क्या कर रही है? रिवॉल्यूशन। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, सन के अराउंड क्या करती है? रिवॉल्व करती है। रिवॉल्व मानी चारों तरफ चक्कर करना, परिक्रमण मानी परिक्रमा करना। जैसे अपन गणेश जी के मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो गणेश जी के मंदिर के चारों तरफ घूमते हैं, दैट इज क्या है? वो उसको बोलते हैं परिक्रमा करना या फिर परिक्रमण करना। अब परिक्रमण देखो सारे ग्रह करते हैं सूरज का। कैसे करते हैं हम समझते हैं चीजों को। तो ये एक फोटो है, यहाँ पे सूरज दे रखा है और मरकरी देखो इस तरीके से सूरज की परिक्रमा करता है। और जो जिस रास्ते में ये मरकरी चलता है ना, उस रास्ते को बोलते हैं कक्षा। मरकरी की कक्षा, बुध की कक्षा, ऐसे ही शुक्र की कक्षा ये है, ऐसे ही धरती की कक्षा ये है, धरती इस तरीके से घूमती है। ठीक है, ऐसे ही मार्स की कक्षा, इसी तरीके से जुपिटर की कक्षा। अब आप एक चीज नोट करना, जब मरकरी सूरज के सबसे पास है तो इसकी कक्षा भी सबसे छोटी होगी, और जब इसकी कक्षा सबसे छोटी होगी तो इसको परिक्रमा में लगा हुआ समय क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो सबसे कम परिक्रमण काल किसका है? मरकरी का। लगभग 88 दिनों का इसका परिक्रमण काल है। कितना है? 88 दिनों का इसका परिक्रमण काल है। ऐसे वीनस थोड़ा बुध से आगे है, शुक्र थोड़ा आगे है, इसका परिक्रमण काल लगभग 225 दिनों का होता है। इसी तरीके से पृथ्वी का परिक्रमण काल 365 दिनों का होता है। और बात करें मार्स की तो लगभग 687 दिन का इसका परिक्रमण काल होता है। और जैसे जैसे अपन आगे आते जाएंगे इनका परिक्रमण काल वर्षों में हो जाएगा। इसका कुछ वर्ष, इसका कुछ वर्ष, इसका 100 वर्षों से भी ज्यादा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इनकी कक्षा बढ़ती जा रही है। जिसकी जितनी बड़ी कक्षा है, सोचो आप मरकरी के मुकाबले आप नेपच्यून की सोचो, ठीक है, वरुण की सोचो। आप वरुण कितना रास्ता तय करेगा सूरज के एक चक्कर लगाने में, और उसी चक्कर को बोलते हैं अपन परिक्रमा या फिर परिक्रमण काल। तो एक सीक्वेंस, एक लाइन में अगर आपको ध्यान रखना हो तो जैसे जैसे सूरज से दूर जाएंगे वैसे वैसे ग्रहों की जो है परिक्रमण काल बढ़ता जाता है। तो आंसर है बिल्कुल हाँ, ट्रू है। ये सेंटेंस एकदम ट्रू है। ठीक है, बात करते हैं आगे। हाँ, परिभ्रमण क्या होता है? परिभ्रमण होता है अपने, हाँ एक चीज देखना, परिक्रमण काल यानी कि किसके अराउंड घूमना? सूरज के अराउंड घूमना। ठीक है, और इसी परिक्रमण काल से वर्ष बनते हैं। वर्ष, अब सोचो आप, बुध है सबसे पास है सूरज के, बहुत कम समय में यानी कि 88 दिन लगते हैं उसको पूरे, और उसके चक्कर लगा लेते हैं। तो बुध पर जो एक वर्ष है वो क्या है? लगभग 88 दिन का होता है। ऐसे ही शुक्र है, वहां पे एक वर्ष 225 दिन का होता है। पृथ्वी पर एक वर्ष 365 दिन का होता है, क्योंकि परिक्रमण काल के हिसाब से वर्ष होता है। और दिन किसके हिसाब से होता है? तो दिन होता है परिभ्रमण के हिसाब से। जैसे धरती पर दिन 24 घंटे का होता है, ठीक है, दिन और रात मिला के बोल रहा हूँ, तो 24 घंटे का होता है लगभग। तो ये क्या दिखाता है? ये परिभ्रमण को दिखाता है, यानी कि धरती अपनी धुरी पर 24 घंटे में घूम जाती है। ये धरती है तो अपनी धुरी पे घूमना मानी ऐसे, और सूरज के चारों तरफ घूमना यानी कि इस तरीके से घूमना। तो अपनी धुरी पर धरती लगभग कितने में टाइम में घूम जाती है? 24 घंटे में घूम जाती है। तो परिभ्रमण काल भी सबका अलग अलग है, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, किसी का कम किसी का ज़्यादा। लेकिन सबसे कम किसका है और सबसे ज़्यादा किसका है वो हमें देखना है। बात करते हैं आवर्तकाल की। आवर्तकाल कुछ नहीं, एक चक्कर में लगा समय है, चाहे आप परिक्रमण ले लो चाहे आप परिभ्रमण ले लो। कक्षा की हमने बात करी ली। कक्षा मानी वो रास्ता, कक्षा मानी वो रास्ता जो ग्रह जो है जिस रास्ते में चलते हैं सूरज के चारों तरफ, वो उसकी कक्षा होती है। इंग्लिश में बोल ले तो ऑर्बिट। आगे चलें, बात आ गई होगी समझ में। सबसे पहला है बुध। बुध देखो सूरज के सबसे पास है। सबसे पास है इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे गर्म है, होना चाहिए था इसको सबसे गर्म। लेकिन बहुत काम की बात है, बहुत ध्यान से सुनना, कि सूरज के सबसे पास होते हुए भी ये सबसे गर्म नहीं है। क्यों गर्म नहीं है? क्योंकि देखो ये सपोज करिए सूरज है,
इसके सबसे पास है बुध, उसके बाद है शुक्र, फिर है पृथ्वी और फिर है मंगल। जैसे जैसे सूरज से दूर जाते जाएंगे ग्रह जो है, ग्रह का तापमान जो है कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि सूरज से दूर है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे ठंड होगी, सूरज के जितना पास उतना टेम्परेचर ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर कोई वातावरण या कोई वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल की अनुपस्थिति है, और यहाँ पर मेनली CO2 गैस पाई जाती है शुक्र ग्रह पे। तो CO2 गैस की आपको पता है खास बात क्या है कि टेम्परेचर को होल्ड करके रखती है, तापमान को अपने पास संचय कर लेती है। इस वजह से अपन बात करते हैं ना कि CO2 गैस की मात्रा बढ़ गई, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी कि पूरे ग्लोबल में क्या हो रही है, गर्मी हो रही है। कारण क्या है, CO2 के पास एक कैपेसिटी होती है कि वो गर्मी को स्टोर करके रख लेती है। इस वजह से शुक्र का तापमान सारे ग्रहों के तापमान में सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास CO2 गैस है, और सूरज के पास तो ये है ही सही। बाकी ग्रहों के पास भी CO2 है, लेकिन इसका एडवांटेज ये नहीं है, सूरज के पास भी तो है, ठीक है ना। तो सूरज के पास होने के कारण, सूरज के पास तो बुध भी है लेकिन बुध के पास CO2 नहीं है, और CO2 नहीं होने के कारण बुध सबसे गर्म नहीं है, सबसे गर्म है शुक्र। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो सूरज के सबसे निकट है बुध, बहुत आसान चीज है। आकार में सबसे छोटा है, वेरी इंपॉर्टेंट, बुध ग्रह आकार में सबसे छोटा है। परिक्रमण काल देखो तो 88 दिन हमने बात करी थी। सूरज के सबसे निकट है तो जल्दी परिक्रमा पूरी कर लेता है सूरज की, कितने दिनों में, लगभग 88 दिनों में। परिभ्रमण काल इसका बहुत ज्यादा है, लगभग 60 दिन। देखो परिभ्रमण काल किसको दिखाता है, अपनी धुरी में घूमना। जैसे धरती अपनी धुरी पे 24 घंटे में घूम जाती है, लेकिन बुध क्या करता है, लगभग 60 दिन, 2 महीने ले लेता है, आराम से घूमता है, कोई टेंशन नहीं है इसको। वायुमंडल यहाँ पे है ही नहीं, अगर वायुमंडल नहीं है तो जीवन संभव हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो जीवन की संभावनाएं, अगर आपसे कोई पूछे कि आपको पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पे रहना है, तो आप बता ही नहीं सकते, आप बोल ही नहीं सकते कि हमें बुध पे जाऊं। क्यों? बुध पे वायुमंडल है ही नहीं, कोई सी भी तो गैस नहीं है, ऑक्सीजन तो छोड़ो, ठीक है। अब बात करते हैं तापांतर की। तो देखो तापांतर को समझना, सपोज कीजिए ये है सूरज, सूर्य, तो सूर्य के पास है बुध। अब होता क्या है, बुध ग्रह ना आराम से घूमता है, आराम से जब रोटेट करेगा तो होगा क्या कि एक तरफ तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इधर तक का टेम्परेचर खूब है क्योंकि सूरज के पास है तो टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर है कोल्ड, ठीक है, यहाँ पर दूसरी तरफ क्योंकि अंधेरा है इस वजह से यहाँ टेम्परेचर हो नहीं पाता। तो दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बहुत अधिक हो जाता है, और इस वजह से बुध ग्रह पे जो है तापांतर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तापांतर लगभग 560 डिग्री पाया जाता है। हालांकि ये डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तापांतर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो बुध ग्रह पे है, ये आपको पता होना चाहिए। बुध ग्रह का कोई भी सैटेलाइट माने कि उपग्रह नहीं है। देखो पृथ्वी का एक उपग्रह है, बुध शुक्र पृथ्वी, पृथ्वी का एक उपग्रह, और उस उपग्रह का नाम है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो उसको अपन बोलते हैं कि पृथ्वी का एक उपग्रह है, दैट इज उसका नाम भी है क्या, चंद्रमा। आपसे पूछे कि बुध ग्रह का कोई चंद्रमा है, तो आंसर है नहीं। शुक्र ग्रह का है, नहीं है। तो बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। ग्रह क्या करते हैं, सूरज के चक्कर लगाते हैं, उपग्रह क्या करते हैं, ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। आगे बात करेंगे इस चीज की, अभी आप ये याद रखिएगा कि बुध के पास जो है कोई उपग्रह नहीं है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। क्यों क्वेश्चन बनते हैं? क्योंकि शुक्र देखो पहली बात तो पड़ोसी है हमारा। पड़ोसी क्यों है? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, तो ये हमारी है पृथ्वी, ये हमारी धरती है, तो इसके सबसे नजदीकी और सबसे पड़ोसी है वो शुक्र है, ठीक है। और एक पड़ोसी है इसका मंगल। तो हमारे ले दे के दो ही ग्रह बहुत काम के रह जाते हैं, शुक्र और मंगल। पर शुक्र क्या है, बहुत गर्म है, सूरज के पास है, इधर से सूरज है, सूरज के पास है। इस वजह से अपन जब बस्ती बसाने की बात करते हैं तो मार्स पर जाने की सोचते हैं, मंगल ग्रह पे जाने की सोचते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वातावरण भी है, हालांकि ऑक्सीजन नहीं है पर बाकी गैसेस तो हैं, तो हो सकता है ऑक्सीजन भी हम वहाँ पे बना पाएँ। इसलिए हम अक्सर बस्ती बसाने की बात करते हैं मंगल पे। क्यों? क्योंकि शुक्र बहुत गर्म है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बहुत है, ठीक है। तो परिक्रमण काल इसका 225 दिन है। 88 दिन किसका था, बुध का था। अभी इसका थोड़ा ज़्यादा होगा। क्यों होगा ज़्यादा? क्योंकि ये इसकी कक्षा थोड़ी बड़ी हो जाती है। परिभ्रमण काल की बात करें तो परिभ्रमण काल इसका सर्वाधिक होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा बड़ा जो दिन होगा वो कहाँ पे होगा, शुक्र पे होगा,
ठीक है। सबसे बड़ा दिन कहाँ होगा? शुक्र पे होगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत आसानी से और बहुत धीरे 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 खुद की धुरी पे घूमता है, इसको जरा सी भी जल्दी नहीं है। शुक्र है कि इसको जल्दी नहीं है। घूर्णन की बात करें रोटेशन की, तो इसका रोटेशन देखो बाकी ग्रहों के मुकाबले उल्टा होता है। अब आप समझना रोटेशन को। एक तो होता है परिक्रमण। देखो परिक्रमा सारे ग्रह करते हैं। मैं आपको फॉर एग्जांपल अगर इसमें फिगर ऐड कर रखा होगा तो मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये सूरज है और ये है बुध। तो बुध भी सूरज के चारों तरफ परिक्रमा, सूरज की परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही बुध शुक्र भी कर रहा है, और बुध शुक्र धरती, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण, ये सारे सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन परिक्रमा करने में भी एक बात आपको ध्यान रखनी होती है, वो ये है कि इनकी डायरेक्शन सबकी सेम है। ऐसे नहीं है कि एक परिक्रमा कर रहा है पश्चिम से पूर्व की तरफ और दूसरा पूर्व से पश्चिम की तरफ, ऐसा नहीं है। सबकी परिक्रमा जो है वो सेम है। किधर है? पश्चिम से पूर्व। जितने भी ग्रह सूरज के चारों तरफ घूमते हैं उनकी डायरेक्शन पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व का मतलब होता है कि उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, ठीक है। तो पश्चिम से पूर्व कुछ इस तरीके से सारे ग्रह घूमते हैं। बीच में सूरज है तो इस तरीके से सारे ग्रह घूमते रहते हैं, और इसको बोलते हैं रोटेशन। रोटेशन नहीं, रिवॉल्यूशन। सारा जो है परिक्रमा वो पश्चिम से पूर्व करते रहते हैं। लेकिन एक शब्द तो रिवॉल्यूशन हो गया, दूसरा है रोटेशन, मानी अपनी धुरी पे घूमना। तो अपनी धुरी पे भी ग्रह घूमते हैं ना, वो सेम नहीं है। वो शुक्र, एक तो शुक्र है और एक अरुण है। ये दो ग्रह क्या होते हैं? अपनी धुरी पे वेस्ट टू ईस्ट नहीं घूमते हैं, ये ईस्ट से वेस्ट घूमते हैं, ईस्ट से वेस्ट, कुछ इस तरीके से। बाकी ग्रह अपनी धुरी पे जो घूमते हैं वो पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। तो पश्चिम से पूर्व सारे ग्रह रिवॉल्यूशन तो सेम है, इनका परिक्रमा तो सेम है, सब सारे ग्रहों की। कौन सी? पश्चिम से पूर्व की तरफ। लेकिन खुद की धुरी पे घूमना, खुद की धुरी पे भी सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, सिवाय किसके? शुक्र और अरुण के। आई होप आपको समझ आई होगी बात। एक बार फिर से मैं बोल देता हूं आपके लिए। देखिए, सारे ग्रह परिक्रमा करते हैं पश्चिम से पूर्व दिशा में सूरज की, ठीक है। लेकिन परिक्रमा तो पश्चिम से पूर्व करते हैं, लेकिन उसके साथ अगर आप बात करोगे परिभ्रमण की, तो परिभ्रमण, हाँ, परिक्रमा जो करते हैं सारे ग्रह किस में करते हैं? परिक्रमा करते हैं पश्चिम से पूर्व। परिभ्रमण, परिभ्रमण कहाँ पे करते हैं? या फिर घूर्णन बोल दो, चाहे परिभ्रमण बोल दो, ये है पूर्व से पश्चिम, ये इसकी उल्टी है। बाकी सारे ग्रह क्या होते हैं? परिभ्रमण भी उसी दिशा में करते हैं, सिवाय शुक्र के और अरुण के। हाँ, तो इसको है ना, इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सुबह के समय ये दिखाई देता है और शाम के समय भी ये दिखाई देता है, एक तारे के जैसे दिखाई देता है। हालांकि ये स्टार नहीं है, ये प्लेनेट है, ये ग्रह है, लेकिन ये दिखता है बिल्कुल तारे के जैसे, चमकता है, चमकता हुआ दिखता है। क्यों दिखता है? सबसे चमकीला ग्रह भी बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि ये बहुत चमकता है, सूरज के पास है, दूसरा धरती के पास है, तो हम चमकता हुआ देख भी पाते हैं इसको, ठीक है। तो इसलिए इसको चमकता हुआ सबसे तेज चमकीला तारा कौन सा है? शुक्र है। और इसका नाम क्या है? इसको मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, क्योंकि सुबह के समय चमकता हुआ दिखता है और शाम के टाइम भी चमकता हुआ दिखता है, इसलिए इसको इवनिंग स्टार भी कहते हैं। पृथ्वी के, इसकी आकृति लगभग पृथ्वी के सेम है, बहुत डिफरेंस नहीं है, लगभग सेम है इसकी आकृति और पृथ्वी की आकृति। तो इसको जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। नेक्स्ट बात क्या है कि ये सबसे गर्म ग्रह क्यों है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। और इतना गर्म है, इतना वहाँ पर हवा का प्रेशर है, इस वजह से प्रेशर कुकर कंडीशन भी यहाँ पर बन जाती है। पूछा जा सकता है कि प्रेशर कुकर कंडीशन कहाँ बनती है? तो आंसर है शुक्र पर बनती है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, जाहिर सी बात है। सूरज के पास जितने ग्रह हैं उनके उपग्रह बहुत कम है। और जैसे धरती है उसका एक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनके पास उपग्रहों की संख्या गिनती की है। आगे आप जाएंगे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, उनके पास बहुत सारे उपग्रह हैं। लेकिन जो अंदर के प्लेनेट, जो इनर प्लेनेट्स हैं, उनके पास बहुत उपग्रह नहीं है। इनके पास तो बिल्कुल भी नहीं है। बुध और शुक्र के पास तो उपग्रह की संख्या 0 है। उसके बाद धरती के पास एक उपग्रह जिसका नाम है चंद्रमा, और उसके बाद मार्स के पास 2 उपग्रह हैं, ठीक है। वो अपन आगे पढ़ेंगे।
आ जाते हैं पृथ्वी पे। तो पृथ्वी देखो सीक्वेंस में देखें सूरज से, तो सूरज से सीक्वेंस में बुध, शुक्र, पृथ्वी थर्ड पोजीशन पे आती है। अगर आकार की बात करें तो आकार में फिफ्थ पोजीशन है धरती की, यानी कि धरती से बड़े कितने प्लेनेट है? 4 प्लेनेट है। पड़ोसी ग्रह आपको पता है शुक्र है, ठीक है। परिक्रमण काल सबको पता है 365 दिन के आसपास लगता है इसको, और पश्चिम से पूर्व घूमती है, क्योंकि सारे प्लेनेट ही परिक्रमण क्या है? पश्चिम से पूर्व करते हैं। तो धरती कोई नई चीज नहीं है, ये भी एक सामान्य फैक्ट है कि सारे ग्रह ही परिक्रमण किधर करते हैं? पश्चिम से पूर्व करते हैं। अक्ष का झुकाव है 23.5 डिग्री है, वो देखेंगे अपन। परिक्रमण काल है वो क्या है? सूरज के चारों तरफ कितने दिन में चक्कर लगाती है? 365 दिन में, जिससे कि एक वर्ष बनता है। परिभ्रमण काल 24 घंटे हैं, जिससे कि दिन और रात बनते हैं, ठीक है। सूरज से दूरी, तो सूरज से दूरी है इसकी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। अपन बात करेंगे इस बारे में। पहले बात करिए नीला ग्रह है। क्यों नीला ग्रह? क्योंकि यहाँ पे खूब सारा समंदर है, खूब सारा पानी है, तो ऊपर से देखने पे जो नीला दिखाई देता है, इस वजह से इसको नीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ की सबसे बड़ी चीज वो है जीवन, क्योंकि यहाँ पर पानी है, पानी के साथ ऑक्सीजन है, इस वजह से यहाँ पर जीवन पाया जाता है। देखो ये है अक्ष का झुकाव। पृथ्वी कुछ इस तरीके से, ये पृथ्वी की धुरी है, और ये जो धुरी है इसका अगर आप यहाँ से देखो इस लंबवत, एक लंबवत प्लेन से, तो ये लगभग 23.5 डिग्री झुका हुआ है। लेकिन अगर आप सूरज के और पृथ्वी की कक्षा से अगर देखोगे, तो पृथ्वी की कक्षा से पृथ्वी का अक्ष 66.5 डिग्री झुका हुआ है। ये आपको पता होना चाहिए, कभी आप कंफ्यूज हो सकते हो कि जो पृथ्वी का जो ऑर्बिट है, पृथ्वी का जो कक्ष है, पृथ्वी की जो कक्षा है, उससे पृथ्वी का जो अक्ष है वो कितना झुका है? तो 23.5 नहीं झुका, कितना झुका? 66.5 डिग्री। 23.5 तो इस लंबवत रेखा से झुका हुआ है। इस जो ये जो कक्षीय तल है पृथ्वी का, इस पर अगर लंबवत रेखा डालें, तो ये लंबवत रेखा और अक्ष के बीच ये अक्ष है 23.5 डिग्री का कोण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, पृथ्वी के बारे में कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं। तो एक फैक्ट है भूमध्य रेखा का व्यास, दूसरा है परिधि। देखो पृथ्वी एकदम गोलाकार नहीं है, कैसी है? ये देखो यहाँ से आप देख पा रहे हो, तो ये तो गोलाकार होती तो कुछ इस तरीके की होती है, लेकिन गोलाकार नहीं है, ये थोड़ी पिचकी हुई है यहाँ से, तो ये थोड़ा नीचे से आ जाती है। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये थोड़ा दूर है, मतलब इधर से थोड़ी ज़्यादा है, उधर से थोड़ी पिचकी है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, अगर आप यहाँ की परिधि मापने जाओगे तो वो थोड़ी ज़्यादा आएगी, और यहाँ की परिधि लोगे, परिधि मानी चारों तरफ की दूरी, ठीक है। एक गेंद है, उसके चारों तरफ जो लाइन लाइन सी बनी होती है वो उसकी परिधि होती है। ये इस पे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये बीच वाली भूमध्य रेखीय परिधि आप लोगे तो ये ज़्यादा आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ से धरती थोड़ी सी एक्सपेंड हो रखी है, थोड़ा सा ये जो बल्ज है इसके कारण थोड़ी ज़्यादा आएगी, और यहाँ से थोड़ी पिचकी है, इसलिए ध्रुवीय, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, तो ये जो ध्रुवीय परिधि है ये थोड़ी कम आती है। ये लगभग 40,008 किलोमीटर और ये 40,075 किलोमीटर। कौन सी? भूमध्य रेखीय परिधि थोड़ी ज़्यादा आती है, 40,075। इसके बाद व्यास की बात करें तो व्यास भी जो है ये वाला व्यास ज़्यादा आएगा, 12,756। और ये जो पोलर व्यास है, ये जो ध्रुवीय व्यास है, ये जो ध्रुवीय व्यास है, और ये कौन सा व्यास है? इक्वेटोरियल व्यास, भूमध्य रेखीय व्यास, तो ये थोड़ा ज़्यादा आएगा और ये थोड़ा कम आएगा, 12,714 किलोमीटर और 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी की आकृति जियोइड है, इसलिए आपको पता होना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ये बहुत सामान्य फैक्ट है कि पृथ्वी पर पानी ही पानी है, लगभग 71% पानी है, और बाकी बचा हुआ क्या है? स्थलीय भाग है, 29% के आसपास, ठीक है। परिभ्रमण काल है 23,56,4। परिभ्रमण मानी जिससे दिन और रात बनते हैं, ठीक है। एक दिन पूरा एक चक्कर धरती जब खुद की धुरी पे घूमती है तो 24 घंटे के आसपास, जो आसपास अगर एग्जैक्ट की बात करें तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, ठीक है। परिक्रमण काल सूरज के चारों तरफ जो घूमती है धरती, सूरज के चारों तरफ घूमती है, इसमें लग जाते हैं इसको 365 दिन और लगभग 6 घंटे, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, ठीक है। आगे बात करते हैं। ये पृथ्वी अगर खुद की धुरी पे घूमती है तो उसको बोलते हैं रोटेशन, और चारों तरफ घूमती है उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन, ठीक है। ये बात कर अपन ने करी परिक्रमा और परिभ्रमण में ये अंतर समझा था। सूरज से दूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप इसको बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या होता है, पृथ्वी आपको पता है कि
सूरज के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में घूमती है। दीर्घ वृत्ताकार मार्ग का मतलब है, अगर मैं आपको थोड़ा सा अतिशयोक्ति करके बताऊं तो कुछ इस तरीके से, ये सूरज है और ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी देखो दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में घूमती है, तो कभी तो सूरज के पास होती है और कभी सूरज से दूर चली जाती है। और इसी कारण हम हमेशा बता नहीं सकते कि कब जो है सूरज और धरती के बीच की एक नियत, एक फिक्स दूरी क्या है, क्योंकि फिक्स दूरी होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि सूरज कभी तो धरती के पास, कभी धरती सूरज के पास आती है और कभी थोड़ी दूर चली जाती है। तो जब धरती सूरज के पास आती है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं उपसौर। उप मानी पास और सौर मानी सूरज के, ठीक है। इस कंडीशन को बोलते हैं उपसौर। और ये कंडीशन आती है 3 जनवरी को। कब आती है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को क्या होता है? सूरज और धरती बिल्कुल पास पास होते हैं, सबसे पास। लगभग जैसे एवरेज अपन ने बात करी थी, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होता है डिस्टेंस किसके? सूरज के और धरती के। लेकिन इस समय ये डिस्टेंस लगभग 14.70 करोड़ के आसपास हो जाता है, 14.70 करोड़ किलोमीटर। लेकिन फिर जैसे जैसे धरती जाती है, जैसे जैसे धरती आगे बढ़ती है, तो सूरज के सबसे दूर एक पोजीशन ऐसी आती है जब धरती और सूरज के बीच की दूरी मैक्सिमम हो जाती है, और उस मैक्सिमम कंडीशन को बोलते हैं अपसौर। अप मानी दूर, सौर मानी सूरज से। और इस केस में लगभग 15.20 किलोमीटर के आसपास ये डिस्टेंस हो जाती है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको शब्द याद रखना है। कौन सा? अपसौर और उपसौर। कब होता है ये भी पता रखना है, कब होता है। तो आंसर है अपसौर होता है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को। 4 जुलाई को वो तिथि जब सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी मैक्सिमम होती है, सर्वाधिक होती है, ठीक है। उसको बोलते हैं अपसौर की कंडीशन। इंग्लिश के नाम भी बहुत जरूरी है। पेरी हेलन, पेरी ना परी हेलन ऐसे मान लो। परी मतलब सब पास रखने की सोचते हैं परी को, तो परी पास रहेगी तो हमें याद रहेगा कि सूरज और पृथ्वी जब पास आते हैं, जब उनके बीच की दूरी सबसे कम होती है, तो उसको पेरी हेलन बोलते हैं, ठीक है। और एपी हेलन किसको बोलते हैं? एपी हेलन जब सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी मैक्सिमम हो, ठीक है। कब आती है? 4 जुलाई को। और पास कब आती है परी? परी पास आएगी सर्दियों में, जाहिर सी बात है सर्दियों में ही परी को पास रखेंगे। आगे चलते हैं। 3 जनवरी को सूरज से पृथ्वी का प्रकाश लगभग 500 सेकंड में धरती पे आ जाता है, ये आपको पता होना ही चाहिए। और चांद से ये प्रकाश 1.3 सेकंड लगाता है केवल। अगर चांद से प्रकाश धरती पे आता है, चांद से कैसे आएगा? सूरज के पास से पहले चांद पे टकराएगा और चांद से टकरा के फिर धरती पे आएगा। तो चांद की रोशनी जब चांद से धरती पे आती है तो उसको केवल 1.3 सेकंड लगते हैं। और लेकिन सूरज से आती है तो सूरज इतना दूर है, चांद मैंने यहाँ बना दिया लेकिन ये बहुत पास है सूरज के, सॉरी पृथ्वी के। तो यहाँ से आने में लगभग 500 सेकंड लग जाते हैं, ठीक है। 8 मिनट और 20 सेकंड। तो ये आपको पता होना चाहिए। चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी है 3,84,000 किलोमीटर, ये भी आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह की। तो चौथे सीक्वेंस में चौथा है, अगर अपन सूरज के पास से चले तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। चौथा नंबर आता है किसका? मंगल का। तो मंगल का कुछ खास बात नहीं है। मंगल लाल लाल दिख रहा है, देखो आप, तो इसको रेड ग्रह भी बोलते हैं, लाल ग्रह भी बोलते हैं, ठीक है। रेड प्लेनेट भी बोलते हैं। लगभग घूर्णन काल किसके समान है? पृथ्वी के समान है। और परिक्रमण काल तो बढ़ता जाएगा। सबसे पहले देखो कितना था, बुध का था 88 दिवस, शुक्र का था लगभग 225 दिन, उसके बाद पृथ्वी का 365 और पृथ्वी के बाद मंगल का 687 दिन, ठीक है। बढ़ता जा रहा है क्योंकि कक्षा बड़ी होती जा रही है। कक्षा बड़ी होगी तो परिक्रमण काल भी बढ़ता जाएगा। घूर्णन काल पृथ्वी के समान लगभग 24 घंटे के आसपास ही होता है, थोड़ा बहुत फर्क होता है। वायुमंडल यहाँ पे बिल्कुल पाया जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑर्गन है। ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन होती तो शायद हम वहाँ पे चले भी जाते अब तक। बात करते हैं उपग्रह की। तो डीमोस और फोबोस 2 उपग्रह यहाँ पे होते हैं। डीमोस जो है छोटा उपग्रह। डीमोस तो ऐसा है जो पूरे सौरमंडल में सबसे छोटा उपग्रह है, डीमोस को मानते हैं, ठीक है। तो ये नाम भी आपको पता होना चाहिए, फोबोस और डीमोस। ये डीमोस है सबसे छोटा और ये कौन सा है? फोबोस। तो मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह, धरती के पास केवल 1 उपग्रह, नाम है चंद्रमा। मंगल के पास 2 हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया क्या है? एक पर्वत है
जो मंगल की सतह पे है। लेकिन इसकी खास बात क्या है? खास बात यह है कि ये ऊंचा बहुत है, माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। आप सोच के देखिए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848.86 मीटर, यानी कि लगभग 8 किलोमीटर, 8 से 9 किलोमीटर ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। और ये कितना होती है? 27 किलोमीटर ऊंचा है। आप सोचो, 3 गुना ऊंचा है माउंट एवरेस्ट से। मंगलयान ये मिशन है जो भारत ने मंगल के स्टडी के लिए लॉन्च किया था 2013 में, ठीक है। PSLV C25 ने इसे लॉन्च किया था। तो इतना कुछ बात है नहीं। इससे पहले अमेरिका, रूस और यूरोपीय यूनियन जो है मिशन अपना लॉन्च कर चुके थे मंगल पे। भारत चौथा देश बना था जिसने क्या किया था? मिशन लॉन्च किया था मंगल पे। चाइना ने भारत के बाद मिशन लॉन्च किया था मंगल पे। तो मंगल के मामले में हम चाइना से भी आगे हैं। बृहस्पति की बात करें तो देखो, बृहस्पति बहुत मैसिव ग्रह है। मैसिव का मतलब इतना बड़ा है, आप सोचो। देखो, आपको मैं फोटो दिखा रहा हूँ, देखो अंतर देखना आप। ये बुध कितना सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों कितने से हैं आप सोचो। इसलिए तो इनके पास उपग्रह नहीं है। बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, इसके पास नहीं, इसके पास एक है और इसके पास 2 है, ठीक है। अब आप देखो इसका साइज, देखो मैसिव है, बहुत बड़ा साइज है बृहस्पति का। देखो शनि का साइज बहुत बड़ा है, वलय भी है शनि के चारों तरफ, अरुण के चारों तरफ भी एक वलय है, और ये है वरुण। तो ये चारों इन चारों से बड़े हैं, ऐसे मान लो। अगर आपसे इसका और इसका पूछे कि मंगल में से और अरुण में से कौन बड़ा है, आंख बंद करके बता दो कि ये चारों तो इनसे बड़े हैं ही सही, ठीक है। तो इनमें आकृति का कोई कंपैरिजन नहीं है। क्यों कंपैरिजन नहीं है? क्योंकि ये गैसों के मिलके बने हैं। ये चारों गैस पिंड है, ठीक है, और ये ठोस पिंड है। यहाँ पर आप कुर्सी लगा के बैठ सकते हो, यहाँ पर नहीं बैठ सकते। क्यों? गैस है, गैस पे कैसे बैठोगे? हाँ, तो बात करते हैं कि सॉरी, बृहस्पति की बात कर रहे थे। तो देखो, आकार है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, दिख ही रहा है, बहुत बड़ा ग्रह है, ठीक है। परिक्रमण काल 11.9 है। इससे पहला परिक्रमण काल देखो, बुध का था 88 दिवस, उसके बाद 225 दिवस बुध शुक्र, फिर धरती का 365, बुध शुक्र धरती मंगल लगभग 687 दिन, और फिर उसके बाद बृहस्पति का लगभग 12 साल, ठीक है। परिभ्रमण काल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इतना बड़ा ग्रह है लेकिन अपने धुरी पे चक्कर बहुत जल्दी काट लेता है। आप सोचो, इतना मैसिव ग्रह है लेकिन फिर भी 10 घंटे में अपना एक दिन रात इसके पूरे हो जाते हैं, अपनी धुरी पे घूम लेता है। परिभ्रमण काल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे छोटे दिन और रात अगर आपको बात करनी हो तो वो कहाँ पे होंगे? आंसर है जुपिटर पे होंगे, गुरु पे होंगे, बृहस्पति पे होंगे, ठीक है। उपग्रह हैं इसके खूब सारे, 80 के आसपास उपग्रह हैं। आपको इतना नहीं याद रखना, लेकिन ये पता होना चाहिए कि गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमीड 3-4 उपग्रह इसके बहुत फेमस है, वो आपको पता होने चाहिए। आयो, यूरोपा, गैनीमीड, कैस्टिलियो, ठीक है। आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो, ठीक है। आयो, यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टो, आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो। तो सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है? गैनीमीड। दिख भी रहा है आपको, चारों में कंपैरिजन करोगे तो गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। किसका? आंसर है बृहस्पति का। वायुमंडल, बिल्कुल सारे वायुमंडल पाया ही जाएगा, बुध शुक्र धरती मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ठीक है। केवल बुध पे जो है वायुमंडल नहीं है, उसके बाद सब पे लगभग लगभग वायुमंडल पाया जाता है। तो यहाँ पे ये ऊटपटांग गैसें पाई जाती है, और यहाँ का वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब की तुलना में 1 करोड़ गुना बहुत ज़्यादा वायुमंडलीय दाब होता है। सोचो, पृथ्वी के वायुमंडल का 1 करोड़ गुना वायुमंडलीय दाब होता है। क्यों होता है? क्योंकि बहुत बड़ा है, गैसें बहुत सारी है, ठीक है। इसमें तारा और ग्रह के दोनों के गुण होते हैं, क्योंकि इसके पास है ना रेडियो एनर्जी होती है थोड़ी सी, इस वजह से। बात करते हैं शनि की। तो शनि महाराज है ना, आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है। परिक्रमण काल इसका लगभग 30 साल होता है। इससे पहले बात की थी जुपिटर की, उसका 12 साल के आसपास था, इसका लगभग 30 साल होता है। 30 साल में ये सूरज के चारों तरफ चक्कर पूरा कर लेता है, इसका ये सेंस है। परिभ्रमण काल लगभग 10.7 घंटे, लगभग 11 घंटे। सबसे कम किसका है? तो सबसे कम है बृहस्पति का, ये याद रखना होगा। आगे बात करते हैं, ये देखो, ये शनि महाराज है। इसकी खास बात है कि शनि महाराज क्या रखता है? अपनी तरफ वलय रखता है। वलय क्या होती है बात करेंगे अपन।
वलय देखो इस तरीके की वलय होती है, यानी कि यहाँ पर छोटे छोटे पिंड हैं जो शनि महाराज के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, कुछ पिंड धरती पे भी हैं जो तेल की बाल्टी और तेल की डोली साथ रखते हैं और इधर उधर आपके चक्कर लगाएंगे। आप उनको कुछ दे दोगे तो वो आपके चक्कर लगाना बंद कर देंगे। तो इस वलय में इस तरीके के पत्थर होते हैं। ये देखिए, ये जूम, इसको अगर आप जूम करोगे इस वलय को तो कुछ इस तरीके के पत्थर आपको दिखेंगे और इन्हीं पत्थरों से मिलके क्या बनती है, शनि महाराज की वलय बनती है। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा अपने आप में क्या है, ये वलय देखकर आप लगेगा कि ये तो अपने आप में गैलेक्सी है। ठीक है, गैलेक्सी लाइक प्लेनेट भी बोलते हैं इसको। तो इसको ना गैलेक्सी लाइक प्लेनेट बोलते हैं किसको, शनि को। क्यों? क्योंकि लग ही रहा है ना गैलेक्सी के जैसा, ऐसा पीला पीला सा है, पीले तारे के समान लगता है आकाश में। ठीक है, शनि के बाद दो ग्रह बचते हैं, अरुण और वरुण। वो ग्रह क्या आंखों से नहीं देखे जा सकते, वायुमंडल बिल्कुल यहाँ पे पाया जाएगा। उपग्रह हैं शनि के भी, 2-4 उपग्रह हैं। वैसे तो सबसे ज़्यादा उपग्रह है ना, सर्वाधिक उपग्रह किसके पास है, सर्वाधिक उपग्रह है ना, 100 से भी ज़्यादा उपग्रह हैं किसके, शनि महाराज के। जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, मीमांसा, एनसीलाडू, ये जो भी नाम है, डियान, रिया, है ना, इपोपेटस। ड्रैगन फ्लाई मिशन है नासा का जो लॉन्च करेगा शनि के लिए हम 2026 में। यह अंतिम उपग्रह है जिसके आंखों से देखा जा सकता है। इसके बाद हम आंखों से ग्रहों को नहीं देख सकते, उनके लिए कुछ मशीनें और कुछ इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए होंगे। किसके लिए, अरुण और वरुण के लिए। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं अरुण की। देखो अरुण की खोज 1781 में हर्सेल, विलियम हर्सेल के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो खोज क्यों की गई, क्योंकि आंखों से दिखता तो हम पहले ही देख लेते, तो इसके लिए खोज करनी पड़ी, क्योंकि आंखों से दिख नहीं पाता अरुण। और अरुण की फोटो देखो, ये है, ये अरुण है, ये लेटा हुआ है ना, लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं। क्यों इसको बोलते हैं लेटा हुआ ग्रह, क्योंकि देखो, हाँ यहाँ देखना, अरुण कुछ इस तरीके से घूमता है, इस तरीके से, वेस्ट टू ईस्ट, हाँ कुछ इस तरीके से घूमता है, यानी कि ये इस तरीके से घूमता है, ऐसे मान लो आप, ऐसे। बाकी ग्रह क्या होते हैं, ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे पश्चिम से पूर्व, इस तरीके से घूमते हैं। लेकिन ये इस तरीके से, इस तरीके से नहीं घूमता, ये इस तरीके से लेटे हुआ, ऐसे लगता है जैसे लेटा हुआ है, इस तरीके से, इस तरीके से घूमते हैं, तो इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, वलय इसके चारों तरफ भी है। ये रहा अरुण। तो अरुण का कलर है ना ग्रीन ग्रीन है, कई लोग इसको ब्लू ब्लू भी बोलते हैं, कई बार ब्लू दिखता है, कई बार नीला दिखता है। तो नीला क्यों दिखता है, क्योंकि यहाँ पर मैथेन गैस है। ठीक है ना, इस वजह से नीला भी दिखता है और ग्रीनिश भी दिखता है, ग्रीन कलर का भी दिखता है। तो नीला और हरा में से जो भी आपको ठीक लगे आप ऑप्शन के हिसाब से आंसर कर सकते हो, लेकिन ग्रीनिश कलर इसका ज़्यादा ठीक है। ठीक है, शुक्र की भांति ये भी है जो सामान्य दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम की दिशा में परिभ्रमण करता है। परिक्रमण मैंने बोला सबका सेम है, वेस्ट से ईस्ट यानी कि पश्चिम से पूर्व, लेकिन परिभ्रमण सबका सेम नहीं है। परिभ्रमण दो ग्रह उल्टे घूमते हैं और उनका दिशा है पूर्व से पश्चिम की तरफ। ठीक बात, आगे चलो। वलय प्रणाली है, जैसे शनि के पास 7 वलय थी, इसके पास 5 वलय। 5 वलयों के नाम है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलोन। ये 5 वलय इसके पास है। ठीक है, इसके उपग्रह 27 उपग्रह इसके, किसके, अरुण जी के। अब बात करते हैं वरुण की। तो वरुण की खोज किसने, गाले ने की थी। ठीक है, परिक्रमण काल है इसका सबसे ज़्यादा आएगा, 165 वर्ष। क्यों आएगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये सबसे दूर है, इसकी कक्षा सबसे बड़ी है। परिभ्रमण काल लगभग 16 घंटे हैं। ठीक है, वायुमंडल यहाँ पे बिल्कुल पाया जाएगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे, क्योंकि सूरज से सबसे दूर है। हल्का पीला कलर है, उपग्रह इसके 13 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रिटोन और मेरिड इसके 2 फेमस उपग्रह हैं, किसके, वरुण के। इसके बाद यहाँ पर हमारे सारे ग्रह हमने एक एक करके पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम चीज़ों को देखेंगे कि चीज़ें एग्ज़ाम के लिए कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से हम उन्हें याद रख सकते हैं। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। थैंक यू। अरे